ओके, ये एक यू कैन से काइंड ऑफ चैप्टर जिसमें बेसिकली यू डोंट हैव अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लॉ, रादर लॉ के पहले क्या था। आज जिस सोसाइटी में रहते हो, डू यू नो वी हैव कम टू दिस सोसाइटी फ्रॉम इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग इस सोसाइटी में आए हैं, और इस सोसाइटी में इंडिपेंडेंस से आने से पहले भी सोसाइटी थी। कई लोगों ने वो रामायण महाभारत वगैरह देखी है, उससे भी पहले सोसाइटीज हुआ करती थी, मोहनजोदारो, हड़प्पन कल्चर्स। इसका मतलब मैन एज अ होमो सैपियन टू द मैन एज टुडे हैज इवॉल्व्ड। पहले वो केव्स में रहा करते थे, फिर धीरे धीरे सोसाइटी बनी। सोसाइटी बनी तो उस टाइम पे लोगों की नजर में लॉ क्या होता था, वहां से लॉ डेवलप्ड होते होते आज की सोसाइटी का लॉ कैसे बना, ये चैप्टर उससे डील कर। गॉट इट। पहले क्या लॉ चलते थे, पहले मतलब बहुत पहले, बहुत पहले, जब मैन केव्स में रहते थे। जब मैन केव्स में रहते थे तब क्या लॉ चलते थे, आज क्या लॉ चलते हैं, आने वाले टाइम में क्या लॉ चलेंगे। ओके, आने वाले टाइम का लॉ तो बेसिकली वही है जो आज के लॉ से निकलेगा, लेकिन पहले के लॉ से हम आज के लॉ में ये समझने वाले हैं कि इसकी बेसिस क्या थी, क्यों ये लॉ आया। तो हमें समझ में आया कि अब आने वाला लॉ, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर पास्ट, यू अंडरस्टैंड द स्टेप टू बी टेकन इन द फ्यूचर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही होता है, वी फॉरगेट व्हाट वर वी इन द पास्ट, एंड देयरफॉर व्हेन वी टेक द स्टेप इन द फ्यूचर वी फील feared about it. Why? Uncertainty affects us. हमारे सामने अनसर्टेनिटीज आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज हमें ये पता नहीं हमें क्या करना है, लेकिन हमने क्या किया था, शायद उसमें से कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ के सोर्स स्टार्ट हुए थे कुछ लोगों से। पहला सोर्स था नेचुरल लॉज और नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल वाले मतलब ये लोग नेचर को लॉ बोलते थे। नेचुरल स्कूल सेज दैट सर्टेन राइट्स, they are very inherent in the virtue of human nature. They can be understood universally by humans. So they used to talk about human rights or rights of humans from nature. They used to say. See, under this school, you can say ancient definitions of Romans, jurists, ये सब फॉलो होती थी। उस टाइम पे क्या बोलते थे रोमन्स, क्या बोलते थे जूरिस्ट, वो द गॉड ऑफ एथेंस, द गॉड ऑफ सो एंड सो, तो उसमें से ये डेफिनेशन डेवलप हुई है। उस टाइम के कई रिफाइंड डिफाइन करने वाले लोग थे। एक जैसे होता, एक पर्सन था, उसका नाम था अल्पाइन। अल्पाइन ने जो डेफिनेशन बोला था कि लॉ क्या होता है, अल्पाइन उस टाइम के हिसाब से लॉ इज अ साइंस, लॉ इज अ आर्ट, व्हाट इज इक्विटेबल एंड व्हाट इज गुड, अच्छे और बुरे का डिफरेंस लॉ है अल्पाइन के हिसाब से। आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स। Is my words what audible? Voice is audible? Recording is off. I am not the host. This is वॉइस क्लियर है कि नहीं अभी? क्लियर है ना? वो नेटवर्क की वजह से ऊपर नीचे जाता है। ओके, द होस्ट। ठीक है,
So screen is clear also. Okay, so Alpine उस टाइम का एंशियंट्स में से एक था. So he said law is science or art of what is equitable and good. अच्छे और बुरे का डिफरेंस था. So law is, you can say, sorry, science or art of what is equitable or good. उस टाइम के और भी कई फेमस लोग थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से लॉ के डेफिनेशंस दिए थे. एक था सिसेरो, सिसीडियो, द वे many people differently pronounce it. उनके हिसाब से लॉ वाज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन द नेचर. हम नेचर से जो सीखते हैं वो ये एक लॉ है. ओके, नेचुरल लॉज. So Cicero's definition was very much based on what was the nature defining. So Cicero or Cicero, according to this person, law means the highest implanted law of nature. Highest implanted. Then another famous person, he was known to be a judge also, Justinian Digest. Justinian के हिसाब से law was actually a difference between just and unjust. अच्छाई और बुराई के बीच का डिफरेंस लॉ हुआ करता था. So he was known for that kind of definition. Justinian बोलते थे. Justinian said that law is a standard of what is just and unjust. Standard of what is just and unjust. Okay. That apart, ancient times में Hindu law, you can say Hindu law was law of gods, law of commands. उस टाइम पे वो हम लोग वही देखते थे, because ancient people वो हर कानून को भगवान का बनाया हुआ कानून बोलते थे. The law means the law of the god, the law of the law is a command. देखो, स्टार्टिंग में पॉलिटिकल सोसाइटीज एंड सोवरेनिटीज नहीं होती थी. अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो लोग ओके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. देयर वाज नो इंडिया, देयर वाज नो पाकिस्तान, देयर वाज नो अदर कंट्रीज आल्सो. पीपल कैन मूव फ्रीली ऑन अर्थ. देयर वाज अर्थ. और जैसे जैसे ट्राइब्स सेटल होते गए वैसे वैसे उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने ट्राइब्स के लिए कानून बनाने शुरू की. That settlement of tribes is actually what you see in Europe. The settlement of tribes is actually what you see in different parts of the world, including India. You have different culture, different practice in different parts of India. तो ये अपने आप में जो settlement थे उसके हिसाब से बनाते गए. But the ancient people, they believe whatever is a law made by God is a law. They never had a political sovereignty. So Hindu culture believes law is a command of God. Ancient Hindu के हिसाब से law that was the law. Okay, and the famous economist of that time, मतलब हम लोग उसको command of God, that is क्या बोलते थे, धर्म है ये, something like that. Okay, and उस टाइम का एक economist कम jurist famous था, Salmond के हिसाब से the law was body of principles which is recognized by the state and the administration of justice. ये तब की बात कर रहा है जब स्टेट्स पिक्चर में आ गए थे, जब पॉलिटिकल सोवरेनिटीज पिक्चर में आ गई थी. तो सैमन ने जब लॉ का डेफिनेशन दिया था, ये सालमन या सैमन करके बोलते हैं, नाम है, इट्स एन नेचुरल नाउन. तो उसके हिसाब से लॉ क्या था? लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स Law is a body of principles
recognized by state, recognized by state in administration of justice. Administration so that's what law is. Okay, clear? And Vinogradov, ये एक I believe Russian name था या Italian name था. He says law is a set of rules. It has to be enforced in the society to exercise the power over the persons or thing. तो उसने ये बताया law is a command, उस नेचर में बात करता था. That was का नाम था Vinogradov. Okay. इनका मानना था law is a set of rules okay, enforced by the society, with regards to it's a set of rules enforced by the society with regards to the attribution. How do you implement it, attribute it? How do you collect it? So attribution and exercise of powers, exercise of powers over person or thing. Okay, so these were different people who defined law in a different sense altogether. आज आपसे भी पूछूं तो let me tell you, every one of you will give some or the other different concept of law in some or the other fashion. You will be defining the law as law is so and so for me, and somebody says no, law means a set of rules for society has to follow. Somebody says I don't belong to the society, I have my own laws. So different people may give different meaning. And that's what happened when the law was framed. जब law बनना शुरू हुआ था तो उस time पे different people started giving different meanings, and that's where different schools got developed. एक स्कूल था जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी डेफिनेशन ऑफ लॉ. वो लॉ को एक पॉजिटिव सेंस में देखते थे. पॉजिटिव definition of. They used to see law in a very positive manner. वो क्या था? Famous, very famous person who gave this definition, Mr. Austin, John Austin. का नाम था जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन का डेफिनेशन ऐसा था कि लॉ इज अ एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन. लॉ इज अ एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज अ पॉलिटिकली सुपीरियोरिटी और सोवरेन. ओके मैन मतलब one who is politically connected, a man who is superiorly connected, a man who is sovereignly. आप अगर एनालाइज करो द लॉ ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम तो आप देखोगे जो सुपीरियर पीपल होते थे लॉ वो लोग ही बनाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. You never find poor people making law. You never find low-graded people making law. You find superior people making law. That's how the law was made. तो यहाँ पे ऑस्टिन के हिसाब से law is the aggregate of rules. Aggregate of rules set by men as politically superior
as politically superior or sovereign to political subject. So these are certain rules जो politically superior, they are sovereign to subject. He gave one of the best words for this. He said law is actually a command of the sovereign. जैसे गवर्नमेंट बोलती है, a sovereign government. Law is a command. जैसे the statement of a king, जो राजा ने बोल दिया वही सही. So law was actually a command of the sovereign. Okay. Law is we started with this. Another famous person who gave a good interpretation of law was Kelsen. Okay. Kelsen के हिसाब से law was a pure theory, a science of nature, normative science. Okay. That was, he gave a pure theory of law, or something called as normative science. Okay. He said law के अंदर दो चीजें, something that you have to do, that a person is bound to do, okay, and something that describes rules, and the something that person may do, that is something that you ought to do and something that you may do. So law में there are two parts. Ought to do and may do. Okay. Things that you are ought to do, things that you are ought to do, जो आपको करना पड़ता है, उसके लिए रूल्स आते हैं, इसके लिए रूल्स आते हैं. ओके. थिंग्स दैट यू मे डू इज डिपेंडेंट अपॉन यू. वो आपके पर्सनल, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो, लेकिन दैट यू ऑट टू डू उसके लिए रूल्स आते हैं. और ये जो रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो उस पर्सन को करने पड़ते हैं. ओके. जो उस पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं. केल्सन ने उसको एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म्स. ओके. दैट इज, ये रूल्स से सामने वाली गवर्नमेंट ताकत डिराइव करती है टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन. So this gives a power to take action. So grand norms are what? They are the rules जो जिसको sovereign authority को ताकत मिलती है to take the action. So these are called grand norms. Okay? So things that you ought to do, जो तुम्हें करना पड़ता है, वो कहाँ पे लिखा है? वो रूल्स में लिखा है. क्लियर? और वो रूल्स को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाने का तरीके को ग्रैंड नॉर्म्स बोलते. ठीक है. तो ये हो गया केल्सन एंड ऑस्टिन की थ्योरी. लेकिन कुछ लोग एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से सोचते थे कि नहीं, लॉ नेचर की चीज है. तो उन्होंने जो लॉ का पार्ट डेवलप किया था उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल डेफिनेशंस ऑफ लॉ. हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ, वहां से लॉ का पार्ट डेवलप किया गया था. ओके. हिस्टोरिकली पे थे. इस पार्ट को डेवलप करने के लिए सेविग्नी और सेविग्नी करके बोलते, इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था कि लॉ आज से नहीं बना है, सदियों से चल रहा है, सदियों से. इनफैक्ट जंगल्स में भी अपने अपने लॉ होते हैं. तो सेविग्नी थियरी, सेविग्नी का कहना था लॉ इज एक्चुअली नॉट फाउंड, नॉट मेड. लॉ को हम बनाते नहीं है, लॉ को ढूंढते हैं. वो है, हमें उसे ढूंढना है.
male. He said law is not universal. It differs from people, it differs from age. आज एक ही जैसा लॉ सबके लिए नहीं हो सकता. It differs from people, it differs from age. So law is not universal. Differs from तो आज से 10 साल पहले का लॉ आज के लॉ से थोड़ा अलग है. उससे भी आज से 50 साल पहले का लॉ आज के लॉ से अलग है. डिफरेंट एज टाइम के हिसाब से द लॉ हैज डिफर्ड. ओके, एंड कस्टम्स डज नॉट प्रीसीड लेजिस्लेशन बट कस्टम इज सुपीरियर. आज भी देख लो लॉ कुछ भी बनाओ लेकिन लोग अपने कस्टम्स को फॉलो करते ही करते हैं बिकॉज कस्टम्स आर सुपीरियर टू लॉ अकॉर्डिंग टू हिम. ओके, एंड लॉ का सोर्स कहां से है? तो लॉ हैज अ सोर्स ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस, जो आपसी समझ से लोगों की मतलब उस आज समझो आपके एरिया में आपकी सोसाइटी में अगर सारे मेजॉरिटी लोगों की एक जैसी सोच हो जाए तो वो अपने आप में एक लॉ बन जाता है. लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं. तो इट सोर्स इज फ्रॉम कॉमन कॉन्शियसनेस. Okay, law has come from the common consciousness, and legislation is actually the last stage of making the law. So the jurists, the lawyers, they have to be extra conscious. They have to be very careful while framing the legislation because that is actually the last stage, and the interim stage is where you work out. जहां पे बीच में आप अपना काम करते हो और फिर जाके लॉ बनता है. So legislation is the last stage of making the law. Legislation, okay, becomes a law in the last stage, but legislation is not the law till you frame it. So legislation is the last stage. Okay. That was Savigny's definition. Okay, to that definition in historical sense, one person that's called Sir Henry Maine, उनका definition ये था कि the word law, it has come down to us in associations with various notions, with various orders, with various force. मतलब कुदरती चीजें होती गई और हम उनसे से लॉ समझते गए. अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे होती गई और हम उसमें से लॉ समझते गए. So law has happened to us. That's what he said. That was a part of Sir Henry. Sir Henry Maine का statement ये था कि law has come down to us in close associations with two notions. Two notions. Okay. First is notion of order. के सोसाइटी में orders होना चाहिए. So notion of order. And secondly, सोसाइटी में फोर्सफुली चीजें को इम्प्लीमेंट करवाने की भी ताकत होती थी. तो नोशन ऑफ फोर्स. ओके, तो ये हिस्टोरिकल टाइम पे लॉ की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने वैसे निकाली. लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, जैसे जैसे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग साथ में रहने लगे, तब लॉ के डेफिनेशंस में और चेंजेस आए. क्योंकि पहले लोग दूर दूर रहते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे. फिर धीरे धीरे सोसाइटीज डेवलप हुई, छोटे छोटे गांव बनते थे. लेकिन अब
पॉपुलेशन बढ़ने लगे, गांव बढ़ने लगे, तो अब सोसाइटी आई तो इसके वजह से सोशियोलॉजिकल पार्ट आया. इनफैक्ट कई लोग जो बीए करते थे डू इन सोशियोलॉजी. ओके, so that is called sociological definition of law. Sociological definition of law. सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ में कुछ लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, एक कंट्रीब्यूशन था ड्यूवेट का, अ सोशियोलॉजिस्ट. ड्यूकेट के हिसाब से लॉ इज एन एक्सक्लूसिव सोशल फैक्ट. लॉ एक सोसाइटी से आता है, वो सोशली कनेक्टेड लोगों से आता है, तो लॉ इज अ एक्सक्लूसिव सोशल फैक्ट. Okay. The another one was a hearing or I hearing. Okay, again proper noun है. Hearing or I hearing. इसके हिसाब से लॉ क्या था? He says law is a form of a guarantee of conditions to the society which is assured by the state. Law is a guarantee of conditions to society which is assured by. So law is a guarantee of the conditions. आपको पानी मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको रहने के लिए घर मिलेगा. That's a guarantee of the society towards you. You will have a social fabric. You will have a social life. You can practice your religions, and that is assured by the state. So यहाँ पे I hearing gave a three-part to this thing. He says the definition of law is to be treated as a means of social control. He says there are three parts. Oh, sorry. Okay. He says law के तीन parts होते हैं. पहला पार्ट ये है कि लॉ इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कंट्रोल. Okay. Second part is that जहाँ पे law is a part of social control, he says law serves the social purpose. law को सोसाइटी के पर्पस के लिए ही बनाया जाता है. तो law serves social purpose. And thirdly, law has coercive character. मतलब आप उसको बोल के नहीं, ओके, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाते. तो लॉ हैज कोर्सिव कैरेक्टर. इनफैक्ट कई लोग इसी बात से एजिटेट भी करते हैं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं. अब लिखा है स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, लेकिन फिर भी लोग थूक के जाते हैं. अब पकड़े गए तो तुम हमारे खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, ये वो. लॉ हैज अ कोर्सिव कैरेक्टर, उसको इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है. ठीक है, क्लियर. एंड अनदर पर्सन जो सोशियोलॉजी में काफी हद तक फेमस हुआ था, दैट कॉल्ड रॉस्को बॉन्ड. हाँ, रॉस्को पाउंड, सॉरी रॉस्को पाउंड है, बॉन्ड दूसरा था. रॉस्को पाउंड 20th सेंचुरी यू कैन से लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, लीगल इकोनॉमिस्ट, और उसने काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ाई की थी. एंड ही केम अप दैट predominantly law is a part of social engineering where conflicting societies have a different kind of law.
It has to take care of political, economic, ethical interest into consideration to frame law. Okay, रॉस्को बॉन्ड का ये कहना था। कहना क्या चाहता था, ये बोलता है हर एक सोसाइटी में लॉ अपने स्ट्रगल से गुजरता है। ओके, तो he says law is an instrument of political engineering. Okay, it's an instrument of political engineering which considers philosophy, politics, which considers philosophy, politics, economic interest, and ethical values. Interest. Okay, so which considers philosophy, politics, economical interest, ethical values, okay, and takes into its background that takes into its background the history, tradition, and legal techniques. History, tradition, and legal technique. ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट में रॉस्को पाउंड ने लॉ को बनाने का एक तरीका समझा दिया कि लॉ एक सोशल इंजीनियरिंग है, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। एक मिनट है, इधर पॉलिटिकल स्लैश सोशल करना था। सोशल स्लैश लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल स्लैश पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो अपने अंदर अपने प्रेजेंट फिलोसफीज, अपने साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एथिकल वैल्यूज, अपने साथ इस समय चल रहे यू कैन से ट्रेडिशंस, इंटरेस्ट, जो पीछे क्या चल रहे थे, आज के क्या टेक्निक, इन सब को देख के लॉ बनाया जाता है। ओके, टाइम टू टाइम चीजें बदलती है। पहले जमाने में लिव इन रिलेशन के बारे में दूर दूर तक कंसेप्ट भी नहीं था, अब धीरे धीरे लिव इन रिलेशन आते हैं। पहले जमाने में गे वॉज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड, टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन रिकॉग्निशन टू देम। So society is changing, and with the change in the society we need the change in the law, we need the change in the institutions, we need the change in the expectations of the people. That's why Roscoe Pond says law एक इंजीनियरिंग है जो अपने आप में चीजों के हिसाब से बदलता रहता है। ओके, तो ये अलग अलग लोगों की डेफिनेशन इसमें आ गई, पर कुछ लोग वो ऐसे हैं जो है वो बात करो। यू डोंट टॉक अबाउट अजम्पशंस, यू डोंट टॉक अबाउट प्रिजम्पशंस, ऐसा होगा तो वैसा होगा। यू टॉक अबाउट द रियलिटी, उसको बोलते हैं रियलिस्टिक डेफिनेशंस, जो है वो उसके ऊपर बात करते थे। रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ। ओके, रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ में हम जनरली जो रेवेन्यू लॉ होते हैं ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, हम लोग इसके बेसिस पे बनाते हैं, जो है उसको टैक्स करने के लिए। ओके, realist definition terms on a judicial process. Okay, according to Dr. Holmes, law is an instrument of circumstances, इस समय जो हो रहा है, in which public force will be brought on the public force where they have to bear through the courts. तो आज के तारीख में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी हमें कोर्ट्स के थ्रू करवानी पड़ती है। That's what Dr. Holmes says. Dr. Holmes. लॉ क्या है? लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। लॉ इज स्टेटमेंट law is a statement of circumstances in which public force will be brought
public will be brought, okay, through courts. What we rightly said, लॉ का मतलब क्या है? अगर आपके एरिया में चोरी हुई तो देयर इज अ कोर्ट का प्रोसेस. द पुलिस inspector catches him, he brings it to the court and the court has to give the punishment. The public should not directly give the punishment. अभी दिल्ली में एक रेप केस हुआ, there is a legal process that has to be followed. The court has to give the punishment, okay, because if we leave it to the people, they may kill the other person, maybe innocent था. So यहाँ पे it has to be implemented through the court. Clear? उसी तरह फेमस प्रिंसिपल जो रियलिस्टिक डेफिनेशंस को देते हैं, उसमें से एक और बहुत फेमस पर्सन था, उसका नाम था कार्डोजो. अनदर फेमस गाय. कार्डोजो के हिसाब से द प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल और rule of conduct. The principle of rule of conduct established to justify a prediction okay, with reasonable certainty. With reasonable certainty which will be enforced through court, which will be enforced through courts, okay, is a principle of law. Is a principle of, okay. तो इसका कहना क्या था? There is a principle, there is a rule. That rule is established to justify a prediction कि ऐसा होगा तो हम ऐसे काम करेंगे. If somebody considers to be a fraudster, so we have so and so process. If somebody is considered to be a thief, we have so and so process. तो ये if and then the process, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रेडिक्शन के बेसिस पे. लॉ इज समथिंग गिविंग यू अ प्रेडिक्शन विद अ रीजनेबल सर्टेनिटी कि अगर ऐसा हुआ देन यस वी हैव अ लॉ ऑफ द लैंड जो पनिशमेंट दे सकता है, ओके. तो यहाँ पे ओवरऑल सारे डेफिनेशंस के हिसाब से लॉ का मतलब क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड समरी ऑफ लॉ. ओके. तो सारे लोग कहना क्या चाहते थे? कहना ये चाहते थे कि सबसे पहले लॉ आता है, बाद में स्टेट आता है. यस, लॉ प्रीसपोजेस द स्टेट. किसी भी चीज की एस्टैब्लिशमेंट होने से पहले उसका एक लॉ बनता है. तो ऐसे ही इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट किससे हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को वो रिकॉग्निशन दिया था. तो एक लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट. किसी भी कंट्री की एस्टैब्लिशमेंट उसके एक प्रोवाइडेड लॉ से गिनी जाती है, ठीक है. एंड स्टेट मेक्स और ऑथराइजेस टू मेक, स्टेट मेक्स और authorizes to make or recognizes rules which are called law.
called. Okay, so state makes the law, state authorizes a department to make the law, state recognizes certain rules. These are called laws. And for rules to be effective, for any rules to be effective, there is, or rather there are sanctions behind it. There are sanctions behind. So there are sanctions, there are authorities behind. Sanctions like authoritative implementation. Okay, and fourth important thing is the rule or law are made to serve some purpose. Okay? So we do not make law in a vacuum without any purpose, just दिल किया law बना दिया. आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग ट्विटर पे और कई जगह पे रिमार्क्स देते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई हमारी सोवरेनिटी या पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो उनके लिए आईटी के कानून बनाए गए. नाउ media person and people are challenging that. They have challenged in the Supreme Court and various High Court. तो देखो, law is made with a purpose. एक आइडिया रहता है कि इसके लिए हमें लॉ चाहिए. So law is made with a purpose. So what is the summary? Law presupposes a state. Law is made or authorizes to make or recognizes, which are called rule of law. The law has to be effective. Then there has to be sanctions behind the law, and the rule or law has to be made with a purpose. ठीक है? Now ये तो हो गए अलग अलग लॉ के डेफिनेशन. लॉ इंडिया में या किसी भी नेचर में कहाँ से ये उगा कहाँ से है? वेयर एज द ब्रांचेस एंड द थिंग्स हैव कम फ्रॉम. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ. हमारा इंडियन लॉ कहाँ से आया है? प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ, प्रेफरेबली यस. देखो, they do ask you this way, discuss the realistic definition of law, okay, or discuss the sociological definition. So preferably yes. I have given you in far more simpler words because when you read the module आपको मालूम पड़ेगा ये और भी complicated discussions में जाएंगे. Okay, fine. What are the principal sources of Indian law? Indian law में सबसे पहला start हुआ था, हमारे यहाँ पे law कैसे start हुआ था? हमारे यहाँ से law start हुआ था by way of क्या बोलते हैं उसको, customs and customary law. Okay, हमारे यहाँ पे लॉ स्टार्ट हुआ था कस्टम्स एंड कस्टमरी लॉ, वहां से. ओके, हम पहले कस्टम्स फॉलो करते थे, कस्टमरी लॉ फॉलो करते थे, तो वी स्टार्टेड लॉ विद दैट. कस्टम्स और कस्टमरी. ओके, तो अपने यहाँ पे लॉ की शुरुआत इसी से हुई थी. हम यहाँ पे कस्टम्स क्या फॉलो करते थे पहले, कई लोग सुबह उठ के प्रेयर्स करते थे, नहाने का वो स्पेशल प्रोसेस होता था, कई लोगों का पूजा पाठ होती थी, कई लोगों का दैट इज वो नमाज पढ़ने का रहता है, कई लोग ये दीज आर द कस्टम्स विच हैव बीन फॉलोइंग, और धीरे धीरे उसी के बेसिस पे लॉ बनते गए. रिमेंबर द लॉ डज नॉट टच द कस्टम्स. इफ द कस्टम्स आर रेलिवेंट, थ्रू दैट वी मेक द लॉ. If they are not relevant, we do not make the law on that. Okay, so what is this? Custom is the ancient source of law. Customs are ancient law. Customs are the ancient source of law. Okay, and most important
as it give importance to the practices in the past. तो पहले सर्टन प्रैक्टिसेस, सर्टन चीजें होती थी, और उस प्रैक्टिस, उस पर्पस के वजह से जो कस्टम्स चलते थे, दैट बिकम्स अ लॉ, दैट बिकम्स अ प्रिमिटिव सोसाइटी के हिसाब से वो लॉ. एंड ओवर द पीरियड लॉ हैज डेवलप्ड कई चीजों में. ओके, व्हेन यू स्टडी द एंशिएंट लॉ, it shows the primitive society was there, but they were regulated. Harappan culture, Mohenjo-daro culture, या पुराने culture, they were very well regulated. Okay, and they were living according to certain circumstances also, and rule of land also. Okay. Secondly, customs play important role. Customs play important role in molding law. आज के तारीख में कई सारे लॉ जो हैं वो पुराने लॉ से इन्फ्लुएंस होके भी आए हुए हैं. ओके, योर मैरिज लॉ, योर सक्सेशन लॉ, ओके, लॉ ऑफ फैमिलीज, ये सब उसमें से इन्फ्लुएंस होके आए. तो इन मोल्डिंग दैट लॉ, ओके, most of the Hindu law was given smritis. Okay, that was commentaries, you can say. That was commentaries of customs. ओके, तो जैसे पुराने टाइम के वेद होते थे, शास्त्र होते थे, तो स्मृतिज वर कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. मनु का लॉ होता था, और कौटिल्य का लॉ. सो दीज वर सर्टेन स्मृतिज. दे यूज्ड टू राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ, यू कैन से, बनाना ट्रीज और सर्टेन अदर पीस, और वो लिखी जाती थी, एंड दैट वाज द फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ दैट लैंड. धीरे धीरे हमने देखा हमारे सोसाइटी के लिए क्या सूटेबल है, and then we adopted that. So that was based on smritis. Okay, then classifications of customs. Classifications of customs. Customs actually दो पार्ट में classified होते हैं. That is called customs without sanction, and customs having sanction. Okay, ये जो कस्टम्स विदाउट सैंक्शंस थे, दे वर नॉट ऑब्लिगेटरी. ये जैसे आपके घरों की प्रैक्टिस होती है ना, घर में कोई लोग घर में ये प्रैक्टिस करते हैं, वो दीज आर नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर. ये आप घर की प्रैक्टिस समझो. तो दीज वर not obligatory. These were not obligatory in nature at all. Okay, and they are just observed due to public opinion. मतलब हमारे रिलीजन में है, या पब्लिकली हम लोग कुछ छोटे मोटे लोग साथ में करते, तो they were observed due to public opinion. तो हर एक गांव में अपने अपने छोटे छोटे कस्टम्स होते हैं, बट दैट इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड. वो नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपको जेल में उठा दिया जाएगा, नहीं. बट देयर आर सर्टेन कस्टम्स व्हिच हैव सैंक्शंस. ओके, so customs which have sanctions are law of the land. Okay,
Now customs which have sanctions, ये जो थे, they are divided in two parts: legal customs, conventional customs. Legal let's understand. Legal custom. Legal customs क्या होते हैं? Legal customs are binding rule of law. Legal customs binding rule of law. इसको फॉलो करना ही पड़ेगा. So legal customs are binding rule of law. They have been recognized. They can be enforced by courts. Okay. They can be enforced by. They have been recognized. They can be enforced by courts. They have become the law of the land. They are. Okay. And then there are conventional customs with sanctions. There are conventional customs with sanctions. Okay. But before I go to the conventional customs, wait a minute. Legal customs में भी देखा गया, गांव वगैरह के अंदर लोकल कस्टम्स अपने होते हैं, जनरल कस्टम्स अपने होते हैं. ओके. तो लीगल कस्टम्स आर ऑफ टू काइंड्स. Customs are of two kinds. दो तरह के, एक होता है लोकल कस्टम्स और दूसरा होता है जनरल कस्टम. Okay, local customs prevail in the localities. Prevail in localities. Okay, कई ऐसे कस्टम्स है जो पर्टिकुलर लोकेलिटीज में मिलते हैं. जैसे आप राजस्थान साइड जाओगे, उनके अपने हैं. अगर आप मध्य प्रदेश जाओगे, उधर अपने. साउथ इंडिया जाओगे, उनके छोटे छोटे कस्टम्स है. They internally recognize them. They have a sanction of law, but they are local based custom. They constitute a source of law for that place. So it's a source of law for that place only. Okay. बाहर के स्टेट्स में आपको वो नहीं दिखते. तो एक स्टेट का लोकल कस्टम एक स्टेट में ही है. But there are certain sects, certain kind of communities. So wherever they go, they carry the customs also with themselves. There can be geographical local customs. There can be personal local customs also. So local customs भी अपने आप में अगर मैं डिवाइड करने पे बैठूँ तो ये भी हो सकते हैं. There can be geographical local customs or personal local customs. Customs and personal. तो लोकल कस्टम्स आर लोकेलिटी. ये पर्सन को भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप ज्योग्राफी के हिसाब से भी चल सकते हैं. लेकिन जब जनरल कस्टम्स की बात करूं तो these are the customs which are commonly there. It is equated with the general custom. They prevail throughout the country. Okay, it is like 15 अगस्त को छुट्टी होगी. The general custom, सबको मालूम है 15 अगस्त को छुट्टी. It's a source of land. So it's a local custom. That, what do you mean by general customs? So general customs का मतलब होता है that is which prevails throughout the country. Which
पूरे इंडिया में आपको एक जैसा कस्टम दिखेगा। अब 15 अगस्त को छुट्टी है, आपको 15 अगस्त को वो क्या बोलते हैं, कई लोग ट्राई कलर फ्लैग्स यहाँ पे लगाते हैं, कई लोग वो ड्रेसेस पहनते हैं, कई लोग अलग अलग चीजें करते हैं, तो इट्स अप टू देम। कई लोग वो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग बकरी ईद सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग कुछ और सेलिब्रेट करते हैं। तो हर एक का अपना अपना कस्टम्स है और वो थ्रू आउट दैट इंडिया वो लोग अपनी मर्जी से सेलिब्रेट। द लॉ डज नॉट इंटरफेयर इन दैट। ओके, so it is prevailing throughout the country and constitute a source of law. How does it constitute a source of law? Simple. Every Indian has a right to practice his own custom. आप किसी पे enforce नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे रिलीजन का कस्टम फॉलो करो या उसका फॉलो करो, या ये बोलो कि आप नास्तिक हो आपको कस्टम फॉलो करना ही चाहिए। नो, every Indian has a right to practice his own custom. That is the source of law. A guarantee given by the constitution that if you want to follow your customs, you can follow. Which customs? Either a legal or a general customs of yours. जनरल कस्टम्स तो हम प्रोटेक्ट करते हैं, लोकल कस्टम्स जो है वो आप अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड जो दूसरा कस्टम्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम। ओके, दूसरा कस्टम जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। तो व्हाट इज दिस कन्वेंशनल कस्टम? कन्वेंशनल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यूसेजेस, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो डिपेंड यूसेजेस, वो कस्टम्स कैसे चल रहे थे, कैसे द कस्टम्स आर बाइंडिंग ईदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और नॉट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ लीगल अथॉरिटी, और they may be a convention enforceable before the court, they could not be enforced before the court. Okay, so conventional customs kaise hote hain? They customs may be between agreement between the parties, by agreement between, okay, so it can be by agreement between the parties, and before a court treat any kind of conventional custom as a custom जिसके ऊपर लॉ इन्फोर्स हो, the court has to be satisfied with certain things. जैसे अब देखो, तुम्हारी शादी किसी घर वालों से हो रही है, ओके, तुम्हारे घर में एक प्रैक्टिस चलती है, तुम्हारी शादी किसी और वाले, एक लड़के की शादी लड़की से या लड़की की शादी लड़के के घर से, तो दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स अमंग्स देमसेल्फ। कुछ लोग बोलते हैं लेना देना चलता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं चलता है, कुछ लोग अपने अपने प्रैक्टिसेस रखते हैं। तो बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज देयर आर थिंग्स। लेकिन ये जो लेना देना है, अगर ये डाउरी के नेचर में, द कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर, द कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर। अगर आपने लेने देने में सामने वाले को फ्लावर्स दिए हैं, ओके, सामने वाले को छोटे छोटे गिफ्ट दिए, बट नॉट एज अ डाउरी नेचर, जस्ट अ मैरिज गिफ्ट, द कोर्ट डज नॉट कम इनटू पिक्चर, बिकॉज दैट्स अ लोकल कस्टम। आप देते हो नहीं देते हो, कई बार शादी करके लड़का लड़की के घर जाता है, साउथ इंडिया में ये भी प्रैक्टिस है, कई बार लड़की लड़के के घर पे आती है, ये भी प्रैक्टिस है। तो दैट इज देयर ओन कस्टम्स, द कोर्ट कैनॉट एनफोर्स, ओके, दैट यू हैव टू गो टू देयर फैमिली ओनली, नहीं। हाँ, अगर इनके बीच में झगड़ा हुआ तो कोर्ट फोर्स में आ जाए, तो ये डिपेंड करता है। सो यहाँ पे बिफोर कोर्ट enforces conventional custom, it must be satisfied. Okay? So before the court enforces the conventional custom, it has to be satisfied. Yeah, it has to be shown that the convention is clearly established. It is a full-known contracting parties. So parties had certainty and clarity on the convention. So it has to be shown that there is a convention and it is clearly established. Parties are very much certain, they have the clarity as to the convention. Okay, and there is no fixed period for which the convention has to be observed.
Even if it is observed for some time, it's fine. Okay. There is no fixed period for which convention has to be observed. Okay, so there is no fixed period where the convention has to be observed. लेकिन convention should not alter the law of land. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं बोला डाउरी इज अ पनिशेबल. आप ये नहीं बोल सकते हमारे एग्रीमेंट के अंदर हम लोग ने कर दिया. चाइल्ड मैरिज इज अ पनिशमेंट, हमारे एग्रीमेंट में कर दिया. नहीं. तो यहां पे convention should not alter the law of land. Okay, and it has to be, it must be reasonable. It must be reasonable. Got it? तो अगर ये चीजें सेटिस्फाइड है देन द कोर्ट कैन एनफोर्स अ कन्वेंशन ऑल्सो. तो पार्टीज आर सर्टेन कि आपस में वो लोग के क्या ट्रांजेक्शन थे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, या आपस में ये जो हो गया ठीक है, वेरी गुड. देयर इज नो फिक्स पीरियड क्या इतने टाइम का, ये कोई एग्रीमेंट नहीं चल रहा है कि शादी के बाद ये होना चाहिए वो, बट देयर इज सर्टेन थिंग्स. ओके चलो, आपने कन्वेंशन में बी ऑब्जर्व टुडे मे बी लेटर, वो तुम्हारे ऊपर है. लेकिन लॉ ऑफ द लैंड इट शुड नॉट ऑल्टर, इट शुड बी एनफोर्सेबल इन द लॉ ऑफ लैंड एंड हैज टू बी रीजनेबल. ओके, so like a legal customs, conventional customs can be classified as a general or a local customs. Okay, conventional customs का भी classifications हो सकता है. Conventional customs classified, तो उसके दो क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लोकल कन्वेंशन एंड जनरल कन्वेंशन. ओके, fine. So local conventions, they are limited to that particular place or market, and general convention is a law of the land. Limited to particular place or market. So, sorry. Practice जनरल. तो ये जो जनरल प्रैक्टिस के हो रहे थे, इसमें से लोगों ने लॉ बनाने शुरू किए हमारे. ओके, लीगल जनरल कन्वेंशंस, जनरल कस्टम्स जो चलते थे, उसमें से हम लोगों ने लॉ बनाने शुरू किए, उसमें से हम चीजों बनाने शुरू किए, और तब हमें समझ में आया कि हमें लॉ क्या रखना है और कौन से कस्टम्स है जो लोगों के पर्सनल हो गए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करें. ओके, तो आज आप उपवास रखते हो, वो तुम्हारा पर्सनल है, द लॉ डज नॉट इंटरफेयर. तुम वो धोती कपड़ा पहनते हो या कोई और कपड़े पहनते हो, तुम्हारा पर्सनल है, लॉ डज नॉट इंटरफेयर. लेकिन बिना कपड़े के सड़क पे घूमोगे, लॉ विल इंटरफेयर. ओके, इट अफेक्ट्स द सोसाइटीज राइट. बिना कपड़े के सड़क पे घूमोगे, लॉ विल इंटरफेयर. देन इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन. तो ये जनरल कस्टम्स और लोकल कस्टम्स वैसे चल. ओके, अब ये समझ में आया सबको? इतना पार्ट क्लियर है सबको? ठीक है, 4 o'clock तक था ना आज अपना. ठीक है, चलो बाकी का बाद में बताता हूँ. फिर बाकी कस्टम्स के और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कैसे इंडियन लॉ में लॉ डेवलप हुआ, फिर आज का लॉ क्या है वो बताने का. ठीक है, बोलो बोलो खुशी. हाँ बोलो, नो इश्यूज, बोलो. हम्म,
Given to a certain period is defined. Let's say he comes to India for a contract or for a project or for a defined period of agreement which he has disclosed to RBI. Hmm. Hmm. Yes. But we will call him not ordinarily resident Indian. Got it? A person who stays for less than 3 years, he is a person resident in India, but not ordinarily resident in India. Hmm. 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 PROI. Let's say this 2021 you go outside India for MBA course, but you have no intention to come back to India. Okay, this year you are a PRI by all means. Next year, this year's PRI effect will be the next year, on the next year 22. Okay, 2023 I will consider you as PROI because you have no intention to come back to India. ओके और कुछ? हाँ बोलो अखिलेश। देखो, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है जिसको आपको किसी ना किसी कोर्ट या अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। जैसे अगर अगर आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो तो आपको बीएमसी डिपार्टमेंट का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो बीएमसी का चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट बीएमसी का चाहिए, है ना? लेकिन तू अगर तेरा घर भाड़े पे देता है तेरे को बीएमसी का अप्रूवल चाहिए क्या उसके लिए? तो उसको तू नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बोलता है। इसके लिए किसी अथॉरिटी का टेस्टामेंट नहीं चाहिए, स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। ओके, तो एग्जांपल लाइक पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, ओके, और एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट डीड, दीज आर ऑल नॉन टेस्टामेंट्री। ओके, और कुछ किसी को पूछना है? बोलो शुभो। The key difference is electronic signature is far wider word than digital signature. Okay, what is the key difference between a Bitcoin and a cryptocurrency? Exactly, digital signature is a type of electronic signature. So you can use a DSC in a company and you can use another kind of electronic signatures also. Do you know you get statement of electricity bill which clearly says this paper does not require signature physically. It's an electronic signature but not digital. Got it? Yeah. What else? Anybody? कुछ और पूछना?